चार धाम यात्रा ऑन ग्राउंड के पिछले एपिसोड में हमने आपको कराई केदारनाथ धाम की यात्रा और अब बारी है बद्रीनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम से उतरकर हम सोनप्रयाग पहुंचे और सोनप्रयाग से हम रामपुर में रात को ठहरे और अगली सुबह हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। अब जब आप केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो रास्ते में आपको कई ऐसी जगहें मिलती हैं जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसमें त्रियुगी नारायण, काली मठ, ऊखी मठ समेत कई स्थान शामिल हैं। सीरीज़ के इस एपिसोड में आप हमारे साथ मिलकर न सिर्फ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे बल्कि उन जगहों की भी हम आपको सैर कराएंगे जो बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ती हैं और जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको लेकर जाएंगे उस जगह पर जहां वेद पुराण कभी लिखे गए थे। तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा। तो बद्रीनाथ धाम के सफ़र की शुरुआत होती है सोनप्रयाग से। वैसे सोनप्रयाग से आप फाटा, गुप्तकाशी, जोशीमठ और गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ पहुंचते हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो त्रियुगी नारायण जाना ना भूलें। सोनप्रयाग से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है त्रियुगी नारायण। हालांकि कई मौक़ों पर यहाँ से त्रियुगी नारायण जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आपके साथ कोई लोकल होगा तो जाना आसान होगा। त्रियुगी नारायण में जैसे हम पहुँचे तो यहाँ एक स्थानीय देवता घंटाकर्ण की डोली भेंट करके वापस जा रही थी। त्रियुगी नारायण में वही मंदिर है जहां के बारे में मान्यता है कि यहां पिछले 3 युगों से दिव्य ज्योति जल रही है। ये वही जगह है जहां भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। आप चाहें केदारनाथ से आ रहे हों या फिर सीधे ऋषिकेश से, रोड सीधे बद्रीनाथ धाम तक पहुंचती है। ऐसे में आप कुछ ज़्यादा समय अपने पास रखें और रास्ते में पड़ने वाली कई जगहों के दर्शन ज़रूर कर लें। त्रियुगी नारायण के बाद हम निकले और फिर पहुँचे काली मठ। रुद्रप्रयाग जिले में काली मठ आता है। काली मठ के लिए आपको कुछ किलोमीटर दूसरी रोड पर मुड़ना पड़ता है। काली मठ वही जगह है जहां मां पार्वती ने मानव कल्याण के लिए काली रूप धरा था। काली मठ से निकलने के बाद घुघुती की टीम रुकी बाबा केदार के शीतकालीन निवास ऊखी मठ में। ऊखी मठ की छटा देखते ही बनती है। यहाँ हम एक ऐसे शख्स से भी मिले जो बिना 1 रुपये खर्च किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहा है। इनसे पूरी बातचीत जल्द आपके बीच होगी। तब तक आप करिए बाबा केदार के शीतकालीन निवास के दर्शन। खैर, बाबा केदार के शीतकालीन निवास से कुछ कहानियां बटोर कर हम आगे निकले और आज रात को हम चोपता में रुके। चोपता में आपको टेंट और होटल रूम आसानी से मिल जाते हैं। हमारी बात करें तो चोपता में हमें 1000 रुपये में रात भर के लिए कमरा मिल गया और रात भर आराम करने के बाद हम सुबह उठे तो निकले तृतीय केदार यानी तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप चोपता भी घूम सकते हैं। हालांकि हमारे पास सीमित समय था तो हमने तुंगनाथ जाना सही समझा। हमारे होटल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था तुंगनाथ बाबा की यात्रा का शुरुआती पड़ाव। आपको तुंगनाथ के लिए 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है। तुंगनाथ जाते वक्त काफ़ी खड़ी चढ़ाई मिलती है, लेकिन आसपास के नज़ारे आपका मन मोह लेते हैं। हमने तो उन नज़ारों का आनंद ले लिया। अब आप भी पीछे मत रहिए। बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद वापस हम चोपता पहुँचे और यहाँ से हम सीधे निकले बाबा बद्रीनाथ के धाम के लिए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। हम इससे पहले चंद्रशिला गए थे, तुंगनाथ गए थे, वहाँ हमने थोड़ा सा शूट किया। अब हम जा रहे हैं सीधे बद्रीनाथ। रात को हम बद्रीनाथ से करीब 22 किलोमीटर पहले पांडुकेश्वर में रुके। आप चाहें तो सीधे बद्रीनाथ धाम में जाकर भी रुक सकते हैं। हालांकि थोड़ा पहले रुकने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सस्ते दामों में रूम मिल जाते हैं। सीज़न के दौरान यहाँ रूम का किराया 5-5 हज़ार तक जा सकता है। हमें 2000 में कमरा मिला और रात यहाँ गुजारने के बाद सुबह हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के लिए। करीब 1 घंटे के भीतर हम बद्रीनाथ धाम में थे। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद आपको गाड़ी थोड़ी बाहर पार्क करनी होती है और यहां से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए पैदल जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं है। और सुबह के करीब 9 बजे हम पहुंचे बाबा बद्रीनाथ की शरण में।
जब आप बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं तो अक्सर लोग सीधे मंदिर में जाकर दर्शन करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ के पुरोहितों की माने तो दर्शन करने का जो सही तरीका है वो इससे थोड़ा हटकर है। खुद सुनिए यहाँ के पुरोहित से कि बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने का सही तरीका क्या है। कि हे माँ कह के आपने मुझे जो है गोद में उठाकर यहाँ रखा है, मुझे ये भूमि अति प्रिय है और मैं छलिया तो हूँ ही, इसलिए मैंने आपसे भी छल किया है। और जो है मेरे पिताजी शंकर भगवान ये सब चीज़ जानते हैं, उन्होंने आपको पहले भी जो है आश्वासन दे दिया था। लेकिन पार्वती ने कहा, शिव जी ने कहा कि हे माता कह के अब तो हम बेघर हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपको बेघर नहीं, आपके लिए मैंने केदार स्थान चुना है। लेकिन यहाँ भी जो है आप आदि केदार के नाम से जो है मेरे साथ रहोगे और मेरे माता पिता के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहोगे। जो भी वर्तमान समय में जो मेरा भक्त आएगा वो पहले मेरे अग्निकुंड में जो है स्नान करके पहले माता और पिता के रूप में आदि केदार और पीछे पार्वती है इसके दर्शन करके फिर मेरे दर्शन करने आएंगे, तभी मैं उनका जो है कल्याण करूँगा। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो पंडित जी की बात को ज़रूर याद रखें। खैर, बद्रीनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है और इस जोश में हम भी खो गए। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं देश के प्रथम गांव माणा में। बद्रीनाथ से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा है माणा गाँव। माणा गाँव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ आपको स्वर्ग का रास्ता भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही पांडवों और महाभारत के कई निशान भी आपको यहाँ पर नजर आते हैं। माणा गांव में ही व्यास और गणेश जी ने मिलकर पुराण रचे थे। यहाँ आज भी वो पोथी है जिसे माना जाता है कि व्यास जी ने खुद लिखा था। माणा गांव में आप व्यास गुफा, गणेश गुफा, स्वर्ग रोहिणी का रास्ता भी देख सकते हैं। यहीं पर आपको भीम के पैर के निशान और हाथों के निशान भी नजर आते हैं। इन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल से आपको बताया है माणा गांव के टूर वाले वीडियो में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और बताएं कि आपको माणा गांव कैसा लगा। करीब 2 से ढाई घंटे माणा गांव घूमने के बाद हम वापस आने को तैयार हुए, लेकिन तभी जोशीमठ के करीब लैंडस्लाइड होने की खबर मिल गई। जब आप 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं तो आपको लंबे जाम, भूस्खलन की वजह से रास्ता बाधित होने जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहना पड़ता है। और अब घुघुती की बद्रीनाथ से वापसी हो रही है, लेकिन ट्रैफिक जाम जो है करीब 3 घंटे से हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जोशीमठ तक जहाँ तक हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो जोशीमठ तक जाम लगा हुआ है। बिकॉज एक्चुअली कल एक क्या बोलते हैं भूस्खलन हो गया था, लैंडस्लाइड हो गया था, उसकी वजह से कुछ घंटों बाद रेंगती हुई गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी और हम लोग जोशीमठ के रास्ते देहरादून के लिए निकल पड़े। शाम को हम जोशीमठ के बाद पीपल कोटी के करीब तरतोली नाम के स्थान पर रुके। यहाँ हमने रात गुजारी और दूसरी सुबह निकल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देहरादून के लिए। तो 4 धाम ऑन ग्राउंड में ये थी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। अगर आप यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा भी देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर इन तीनों धाम की आप एपिसोड देख सकते हैं और पूरी गाइड वहां भी आपको इन धामों की मिलने वाली है। अब 4 धाम ऑन ग्राउंड में बारी है उन कहानियों की जो हमने इन धामों से और रास्तों से आपके लिए बटोरी हैं। आगे इस सीरीज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक भक्त उल्टे पैर चलकर बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति बिना 1 रुपये खर्च किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहा है। साथ ही आपको कराएंगे उस आदि केदार के दर्शन जो बाबा केदार के बनने से पहले भी स्थापित हो चुका था, जहां पर भगवान शिव का अंश बाबा केदार में पड़ने से पहले पड़ चुका था। तो ऐसी ढेर सारी कहानियां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 4 धाम ऑन ग्राउंड में। तो बने रहिए हमारे साथ। 4 धाम ऑन ग्राउंड के कई और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके लिए आने वाले हैं और साथ ही कई बेहतरीन स्टोरीज उत्तराखंड से जुड़ी हुई हम आपके लिए ला रहे हैं। तब तक आप एक काम कीजिए, कोई सुझाव अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई सवाल भी अगर आपके पास है तो ज़रूर लिखिए, हम उसका भी जवाब देंगे। और कोई शिकायत आप अगर हमसे करना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। शुक्रिया।